ये है 2021 का क्वेश्चन, सीडीएस में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन उठा के 2025 में डाल दिया है। आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट चलो, ये क्वेश्चन 1997 में पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में सेम थीम उठा के 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीडीएस 2024 में सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ से थीम लिया था असहयोग आंदोलन, यहाँ से असहयोग आंदोलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन से उसने थीम रिपीट किया था असहयोग आंदोलन से 2025 में। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट है। यूपीएससी 2016, यूपीएससी 2025। यहाँ पे क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत में अर्घट्टा के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, ये सिंचाई के काम आने वाला अर्घट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीएससी सीडीएस 2024, ये चोल राजा के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे राजेंद्र प्रथम, यहाँ पे देखो यूपीएससी सीएसई, यहाँ पे राजेंद्र चोल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यूपीएससी सीआईएसएफ में पूछा 25 में, इसी क्वेश्चन से थीम उठा के रिपीट कर दिया कि नाटो के कितने सदस्य देश थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो यूपीएससी सीआईएसएफ 2022, और यहाँ से बिम्स्टेक के बारे में पूछा था। ये क्वेश्चन का थीम यहाँ पे बना दिया 2025 में। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हो, अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को सिर्फ करके चले जाओगे, यूपीएससी पीवाईक्यू 40,000 पीवाईक्यू को अगर आप लगा लोगे तो आपका प्रीलिम्स 100% श्योर हो जाएगा, जो कि किसी भी कोचिंग के मॉक टेस्ट से देने से बेहतर है आप यूपीएससी पीवाईक्यू लगाओ। क्योंकि देख रहे हो कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर रहे हैं, तो इधर उधर के कोचिंग का कुछ भी मत पढ़ो। कोई भी मॉक टेस्ट लगाने से पहले आप नोटिस करो कि आपने 40,000 प्लस पीवाईक्यू करे हैं। अगर आपके 40,000 प्लस पीवाईक्यू हो चुके हैं तो आपके प्रीलिम्स 110% श्योर है, जो कि हम इस सीरीज में आपके 40,000 प्लस पीवाईक्यू करवाएंगे। और इसका पीडीएफ भी, ये सारा पीडीएफ जो हैंड रिटन पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, या फिर और भी जो एग्जाम है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन का 360 डिग्री एनालिसिस देख रहे हैं। और अभी चल रहा है यूपीएससी सीएसई 2024। अभी 2024 का सेट ए करवा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 55 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हो चुका था। आज 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वीडियो को पॉज करो, आप लोग खुद से सोल्व करो, फिर हम बताएंगे। ये बोल रहा है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगाली को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। तो ये कौन सा दिया था, आप लोग को हम कल ही बताए थे कि विजयनगर का जब भी टॉपिक आए, बौद्ध धर्म का जब भी टॉपिक आए, बौद्ध जैन का या फिर गुप्त का, ये सब इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से यूपीएससी क्या करता है, बार बार क्वेश्चन बनाता है। ध्यान रखना, जब भी पढ़ोगे ये सब टॉपिक पे विशेष ध्यान रखना। और यहाँ पे आओ अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगाली को भटकल में एक किले बनाने की अनुमति दी थी। तो ये किला बनाने का अनुमति दिया था कृष्णदेव राय। अब ये कृष्णदेव राय था क्या, मध्यकालीन भारत का शासक था। ये क्या था, मध्यकालीन भारत का शासक था, जिसने पुर्तगाली को भटकल में किला बनाने का क्या क्या था, अनुमति दिया था। पुर्तगाली कब, अगर यहाँ पे देखो 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में ये क्या कहता, भटकल में किला बनवाया था 1510 ईस्वी में। ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दो कि कृष्णदेव राय जो है ना, ये कृष्णदेव राय, ये केडीआर अगर हम यहाँ पे लिख दें, केडीआर कृष्णदेव राय, ये कब से कब तक रहे, 1500। हालांकि यूपीएससी ऐसा डेट वेट नहीं पूछता है, हम ऐसा बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो 1509 से 1529 तक केडीआर का शासन रहा। और विजयनगर के ये थे किससे संबंधित, केडीआर ये विजयनगर से संबंधित थे, विजयनगर। अब अगर क्वेश्चन यहाँ तक यूपीएससी नहीं खत्म कर सकता है, क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी एक कदम आगे बढ़ जाए और ये जो केडीआर है, कृष्णदेव राय, इसके वंश के बारे में पूछ ले, ये कौन से वंश से ताल्लुक रखता है, तो ये तुलुक वंश से संबंधित है। ठीक है, तुलुक वंश से। तो उम्मीद है आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। हालांकि ये वाला पीडीएफ आपको, ये वाला जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, ये टेलीग्राम चैनल है अपना मधुजीत आईएएस, तो यहाँ पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग खुद से भी हैंड नोट बनाते जाओ। तो विजयनगर साम्राज्य से केडीआर संबंधित था, उसमें भी तुलुक वंश से इसका संबंध था। और एक चीज़ ध्यान रखना, विजयनगर के जितने भी शासक थे ना,
उसमें से केटीआर सबसे प्रसिद्ध शासक में से एक था। अब चलो, इस क्वेश्चन से आप लोग ने क्या सीखा, ये सब सीखा। और विजयनगर जो है, अगर थोड़ा सा एक लाइन में बता दें, विजयनगर साम्राज्य कब, ये 1336 ईस्वी में शासन में आया। किसके कहने पे आया, चलो आप लोग के लिए HW दे दें, HW करोगे या हम ही बता दें। ये हरियर और बुक्का दो भाई था, हरियर और बुक्का क्या था, दो भाई था। और हरियर और बुक्का ने ही विजयनगर, हरियर बुक्का दो भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर की नींव रखी थी। अच्छा, आप लोग से एक क्वेश्चन और, देखो कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, कहने का 40,000 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन डील करवा रहे हैं। विजयनगर किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पे था, कोई बता सकते हो, कोई, एनीबॉडी? ये तुंगभद्रा नदी के। HW अगर हम दे देते, तो अगर हम कुछ HW देना तो उसको कमेंट में आप लोग कर दिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि HW है तो अभी क्या घर पे थोड़ी आके चेक करेंगे कॉपी। तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पे है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, अभी जो ये अवशेष है इसको किस रूप में जाने जाते हैं, अभी जो ये विजयनगर का अवशेष है इसको किस नाम से जानते हैं, ये HW है, बताना। ये HW है कि विजयनगर का जो अभी अवशेष है इसको किस नाम से जानते हैं। अच्छा, ये लिख ही देते हैं, हम हम्पी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं इरेज। इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से सीखने के लिए मिला, उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, यूपीएससी ये वाले क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया है। अगर हम बताए थे, कल दिखाए थे ना आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन को ड्रॉप किया यूपीएससी, अगर देखोगे तो एक मिनट ये देखो, यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 57 नंबर, ये देखो, जस्ट वेट 1 मिनट, ये 57 नंबर है, इसको ड्रॉप कर दिया यूपीएससी ने। इससे पहले भी 52 नंबर ड्रॉप किया था, इससे पहले एक 20 नंबर क्वेश्चन ड्रॉप किया था। तो ये 3 क्वेश्चन ना, यहाँ पे देखो, ये 97 क्वेश्चन ही है और ये 2024 का ही है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2024 का। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन को यूपीएससी ड्रॉप किया है, यहाँ पे ये देखो। तो इसलिए आप 57 नंबर क्वेश्चन को ड्रॉप किया, लेकिन इसमें जितने काम की जानकारी है ना उसको हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त क्या था, ये सबको अभी देखते हैं। और आप लोग साथ में लिखते जाओ, या फिर जो स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे उसको पता होगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, ये कर्नवालिस जो थे ना, ये कर्नवालिस जब आए थे तो ये अस्थाई बंदोबस्त कहाँ, ये स्टेटमेंट दूँ, हालांकि इसको ड्रॉप किया यूपीएससी, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया, अभी तुरंत दिखाएं। तो ये अस्थाई बंदोबस्त था कहाँ पे, ये बंगाल में था, ठीक है। और इसमें होता क्या था, आप लोग अगर ध्यान रखोगे तो ये क्या करता था अस्थाई बंदोबस्त में कि, अच्छा एक बात बताओ, पहले जो हम पूछ रहे हैं ना उसको बताओ कि ये इसको लाया कौन था, अस्थाई बंदोबस्त। हम अगर शॉर्ट नोट बनवा ही दें यहाँ पे, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, देखो इसको कौन लाया था, ऐसे शॉर्ट नोट रेडी कर लो, कौन लाया, तो लाया कौन, ये कॉर्नवालिस लाया था, ठीक है, कॉर्नवालिस, ध्यान रखना कौन लाया था, कॉर्नवालिस। अच्छा, इसका मतलब क्या था जानते हो, और ये लाया कब गया था, लाया गया था 1700 शायद 93 में। एक बार डेट को ना आप लोग सर्च कर लेना, मैं शायद डेट कंफर्म नहीं हूँ, एक बार सर्च कर लेना, शायद यही डेट है 1793, इसमें ये लाया था कॉर्नवालिस ने। अब ये इस प्रणाली में क्या होता था, इस प्रणाली के अनुसार जमींदार जो भी थे, जितने भी जमींदार थे ना, तो जमींदारों को क्या की गई थी, असूली दी गई थी, असूली, जितने भी असूली था जमींदार से, जो भी जमींदार था, इसमें क्या हुआ था, हुआ क्या, ऐसे लिख लो, हुआ क्या, तो इसमें क्या हुआ, जमींदार से जितने भी सामान असूलते थे ना, मतलब कि गुड्स, जिसको गेहूँ चावल कुछ भी बोल सकते हो आप, उसमें होता था, जमींदार को असूली गई कुल उपज का, जमींदार, आप लोग ये पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में, ठीक है। यहाँ पे अगर डिटेल से हर एक क्वेश्चन को ऐसे बताएंगे ना तो बहुत लंबा लंबा लेक्चर होगा। तो वसूली गई कुल उपज का कितना रखता था पता है, कुल उपज का, आप लोग बता सकते हो कि अस्थाई बंदोबस्त में कुल उपज का कितना हिस्सा कंपनी को दिया जाता था, है याद किसी को, है याद तो कमेंट कर देना। यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे कुल उपज का
10/11 ये कंपनी रखता था। कौन रखता था? EIC जो आया था भारत में वो रखता था। और इसका 1/11 किसको दिया जाता था? इसका 1/11 जो खुद इसका हिस्सा होता था ये अपने पास रखता था, मतलब किसान जमींदार ये रखता था। आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा लूट हो रहा था उस टाइम पे। अगर कोई 11 रुपये था टोटल में से 1 ही रुपया जमींदार या किसान रख सकते थे, बाकी 10 रुपया किसको दिया जाता था? किसान, ये कंपनी को। मतलब अगर समझ सकते हो कि जिस तरह से लूट हुआ उसी का परिणाम आज तक भारत अभी तक पिछड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे और क्या करता था इसमें, ये जो था ना, अगर देखोगे नेक्स्ट ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसको भी अगर थोड़ा सा बता दें तो देखो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो अस्थाई बंदोबस्त था ना, इसको एक नाम और नाम से जानते थे। इसके राजस्व को ना, अगर सूर्यास्त कानून आप लोग पढ़े होंगे, सूर्यास्त कानून आप लोग बता सकते हो क्या सूर्यास्त कानून था क्या? चलो बताओ तो फटाफट से। HW में हम दे देंगे, आप लोग करोगे? आप लोग HW वो कमेंट नहीं करते हो, HW में कमेंट क्या करो, ठीक है, डेली बोलते हैं। इससे होगा क्या, आप किसी चीज़ को ना, जो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे लिख दें सूर्यास्त कानून, और आप लोग अगर इसको एक बार स्पेक्ट्रम से पढ़ के कमेंट कर दोगे ना, लाइफ टाइम तक याद रहेगा। मुझे कैसे याद रहता है, मुझे बहुत सारा चीज़, मैंने बहुत टाइम तक इसको रिवीजन किया है, बहुत टाइम तक रिकॉल किया है अपने नोट्स को, ठीक है। तो आप लोग भी जो भी PYQ का नोट्स बना रहे हो, जो भी हम बनवा रहे हैं, उसको रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। तो सूर्यास्त का कानून क्या था बता सकते हो कोई? चलो हम ही बता देते हैं। इसमें होता क्या था कि एक कोई ज़मींदार था, जैसे XYZ कोई ज़मींदार था, इसमें इसका फिक्स कर दिया था कि इस वाले डेट को ना, इस वाले डेट को, XYZ कोई डेट था, इस वाले डेट को सूर्य अस्त से पहले तुम्हारा पैसा या फिर तुम्हारे उपज का इतना हिस्सा कंपनी के पास आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया सूर्यास्त के पहले तो तुम्हारा ये जो जमींदारी है ना बाबू, इसको ख़त्म कर देंगे। कंपनी ऐसा बोलता था, इतना मतलब क्रूर शासन था। तो यही कानून था सूर्यास्त का कानून, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये रैयतवाड़ी, ये भी है ना यहाँ पे, ये देखो ये है ना रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो इसको भी लिख लो। अस्थाई बंदोबस्त से इतना याद रखना, रैयतवाड़ी लिखो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, मतलब सॉरी गलत बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन को ड्रॉप किया है UPSC, लेकिन हम लोग को जो काम का चीज़ है वो पढ़ लेते हैं। आई डोंट नो क्यों ड्रॉप किया है, इसमें था क्या वो पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है कि UPSC क्या सोच के ड्रॉप किया है इसको। देखो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में ना क्या होता था, पहले तो यही देखो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाया कौन था, ठीक है, वो देखेंगे। और जिसको याद होगा कमेंट करना। देखो रैयतवाड़ी बंदोबस्त खराब फसल या प्राकृतिक आपदा जो था की स्थिति से किसान का राजस्व भुगतान का छूट नहीं देता था। यहाँ पे पढ़ोगे ना ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट, राजस्व संग्रहण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसान को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने से छूट दी गई थी। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि अंग्रेज जब भारत में आया ना तो कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है। तो वो किसान के फसल खराब होने से कैसा छूट देगा, ये तो अच्छा काम हो गया। और अंग्रेज अच्छा काम अभी तक नहीं करता है, अभी तक देख लो क्या वो नाटो वाटो बना के लड़ाई करते रहता है। तो अच्छा काम तो उससे कोई उपेक्षा नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो कि अंग्रेज, ध्यान रखना कि जब भी ब्रिटिश शासन का कोई भी नाम आए, EIC के शासन के बारे में कुछ भी बोले ना कि ये इसने अच्छा किया है, तो समझ लेना वो कथन में ना कोई लोचा है। यहाँ पे बोल रहा है कि राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी, कोई कुछ छूट वूट नहीं दिया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया कौन था, इसको कौन लाया था बताओ आप लोग, लाया कौन? बता सकते हो तो बताना, कमेंट करना, या हम ही बता दें। चलो इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने किया था। कौन किया था? थॉमस मुनरो, नाम देख रहे हो कैसा कैसा है, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ये दोनों मिल के किया था इसका शुरुआत, ठीक है। और कब किया था? 1820 ईस्वी में। अब इसमें क्या करता था कि जब भी ये किसान को यहाँ पे बोल रहा है ना छूट दिया गया था,
ये छूट उट कुछ नहीं था, फसल खराब होता था या फिर ये प्राकृतिक आपदा आता था तो छूट नहीं दिया गया था, भले कुछ टाइम के लिए इसको डिले कर देता था लेकिन छूट नहीं था। तो यहाँ पे ये लिख लेना इस वाले कथन को, ठीक है। अब देखो इसको लागू कहाँ पे किया गया था, कोई बता सकते हो लागू कहाँ था ये कहाँ कहाँ लागू था, बताओ कोई जिसको पता है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना, लागू सबसे पहले कहाँ हुआ, सबसे पहले लागू किया गया था तमिलनाडु में। अब अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट उठा के दे देना कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सर्वप्रथम ब्रिटिश कंपनी ने कहाँ लागू किया था, तो सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू किया था। और ये कौन कौन से क्षेत्र में था लागू, ये भी देख लो। ये तमिलनाडु में तो लागू किया, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए MS लिख दें या फिर पूरा महाराष्ट्र ही लिख देते हैं, महाराष्ट्र। उसके बाद ये लागू किया था बरार, कुर्ग, पूर्वी पंजाब, ये सारे जगह पे पूर्वी पंजाब। आप लोग लिख रहे हो ना, आप लोग नोट बनाते चलो। और कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के साइड था एक जगह असम, असम। यहाँ पे ये क्या किया था, रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया था। तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन से कितना कुछ सीखे, ये सबको नोट डाउन कर लोगे। इरेज कर दें या रहने दें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है उपनिषदों उपनिषदों में कोई नीति कथा प्रबल नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ोगे, फिर बोल रहा है उपनिषद की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। अब यहाँ पे देखो उपनिषद है क्या, अगर आप लोग कोई भी बच्चा जो कि हिंदी ऑप्शनल है जिसका लिटरेचर है, तो वहाँ पे जब पढ़ोगे ना, तो ये अपभ्रंश अभट, तो वहाँ पे इसका कुछ चर्चा मिलेगा, ध्यान रखना। और जो ऑप्शनल जिसका लिटरेचर नहीं है उसके बारे में भी हम बता देंगे। अब यहाँ पे ना एग्जामिनर के माइंड सेट को आप समझो पहले, ठीक है। अब बाकी जो जहाँ पे आएगा वो बताते चलेंगे कहाँ पे क्या मैच हो रहा है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, और मेरा काम है कि दुनिया भर का जितने भी कंटेंट है ना सबको खोजना, कौन सा कंटेंट कहाँ मैच हो रहा है, कौन सा UPSC का क्वेश्चन, जैसे ये UPSC का क्वेश्चन है तो ये आने वाले किसी साल में अगर पूछेगा तो हम बता देंगे ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, जाके पलट के देखो। तो ये मेरा काम है, आप लोग का काम है सिर्फ पढ़ना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो उपनिषद में कोई नीति। अब यहाँ पे ना जोर दे के स्टेटमेंट पे ये क्या कह रहा है एग्जामिनर, कि उपनिषद में कोई नीति कथा है ही नहीं, कोई नीति कथा नहीं है। यहाँ पे देखो कहने का मतलब एग्जामिनर सब कुछ को पढ़ लिया है, जितना भी हिंदू धर्म का उपनिषद है चाहे कोई भी उपनिषद है ना, सारे उपनिषद को पढ़ लिया है, ठीक है। और उसको एक भी नीति कथा नहीं मिला। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा एग्जामिनर कोई भी एग्जामिनर कर सकता है? आप लोग खुद बताओ कि इतने सारे उपनिषद हैं हमारे, वेद पुराण उपनिषद जो होते हैं, एग्जामिनर के अनुसार सारे एग्जामिनर को उसने पढ़ लिया है और उसको कोई भी नीति कथा में ये नीति कथा नहीं मिला है। कहने का मतलब ये गलत है, इतना जोर दे के बोल रहा है कि कोई, मतलब एक भी होगा ना छोटा सा भी नीति कथा, मान लो 200 पेज का कोई एक उपनिषद है, उसमें से एक लाइन का भी ये नीति कथा हो गया तो एग्जामिनर का ये कथन गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना, एग्जामिनर कैसे गलत करवाता है क्वेश्चन को, उसको भी समझो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उपनिषद की रचना पुराण से पहले हुई है, तो ये कथन क्या है, सही है। अब देखो ये कह क्या रहा है, उपनिषद की रचना कब हुई थी पता है, उपनिषद की रचना 800 ईसा पूर्व में हुई है। अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो इसको मिटाते हैं और आप लोग लिखो, देखो उपनिषद की रचना कब हुई, इसकी रचना लिख लो पहले, 800 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व, इसके बीच में हुआ था उपनिषद की रचना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में किसका रचना हुआ था, उपनिषद का रचना हुआ था। जबकि पुराण का ये रचना कब हुआ था, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच, जबकि पुराण की रचना 500 ईसा पूर्व से
ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसमें जितना उल्टा जाओगे ना 800 से 500 तक जाओगे तो ये बड़ा होता है, इसको मत समझना कि ये उल्टा कैसे लिख दिए छोटा कैसे लिखे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तो मतलब कि ये छोटा है इसकी तुलना में, ध्यान रखना। तो पुराण की रचना कब हुई थी? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच में, और ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये कहने का मतलब ये कथन सही है और ये गलत है, तो कथन केवल 2 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल का सदस्य है। अब पहले ये समझो कि ऐसा क्वेश्चन जब यूपीएससी पूछता है ना तो उसके पीछे कोई रीजन रहता है। जब भारत बोल रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो गेहूं का ना बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था, इसलिए वो गेहूं से रिलेटेड पूछ लिया कि भारत इसमें कैसे इन्वॉल्व है। तो एग्जामिनर के माइंड को समझते चलो, ये बोल रहा है भारत ग्रैंड काउंसिल का क्या है, सदस्य। अभी हमको नहीं पता ये है या, अभी बताते हैं ये सही या गलत है, वो तो अभी देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है नंबर 2 में, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। अब एक बात देख रहे हो, यहाँ पे एग्जामिनर जोर किस चीज़ पे दे रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कोई भी देश है, कोई भी XYZ देश है, अगर उसको गेहूं या चावल मंगाना है तो उसको पहले इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल का सदस्य होनी चाहिए, तभी उसके बाद वो गेहूं या चावल मंगा सकता है। आप लोग एक बात बताओ, जैसे हम नेपाल को मान लो, नेपाल में कोई भूकंप आया और उसको हम गेहूं और चावल आयात कर दिए, ठीक है, या फिर वहाँ से हम लोग कुछ निर्यात किए, आयात निर्यात होते रहता है, हर एक देश ए देश बी इसके बीच में आयात निर्यात होता है। और फिर वहाँ पे देखोगे जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो ये कैसे कैसे हमारा भारत कौन कौन से देश से क्या क्या आयात निर्यात करता है वो सब भी डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये बोल रहा है कि कोई एक देश है, जैसे मालदीव ही है, तो मालदीव को अगर भारत से गेहूँ मंगाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पहले इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल का सदस्य होना पड़ेगा। मान लो अभी तुर्की में कुछ दिन पहले क्या आया था, भूकंप आया था, या म्यांमार में भूकंप आया था, तो भारत यहाँ से गेहूँ क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो भेज सकता है या नहीं भेज सकता है, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि म्यांमार को अगर गेहूँ भेज रहा है भारत तो म्यांमार को पहले इंटरनेशनल काउंसिल का सदस्य होगा, ग्रैंड काउंसिल का, उसके बाद भारत वहाँ पे गेहूँ भेजेगा। तब तक वहाँ पे इंसान जो सफ़र कर रहा है ना भूख से, वही मर जाएगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और एक बात आप नोटिस करना, ये जो आवश्यक वर्ड है ना, ये कहीं पे अगर जोर दे के बोले तो आपका कान ऐसे घोड़े की तरह खड़ा हो जानी चाहिए कि ये गलत करवाने के लिए तो नहीं आया है कहीं, ठीक है। चलो इसको हम मानते हैं गलत, और ये भारत जो है ना इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल का सदस्य वाकई में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन 1 सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ जानना है, ठीक है। अभी तो सबसे पहले यही लिखो, इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है। क्या पता क्या पूछ ले यूपीएससी का कोई ठीक नहीं है। इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल, अब देखो इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल का हेडक्वार्टर, पहले हेडक्वार्टर देखेंगे। इसका हेडक्वार्टर आपका मिलेगा इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। भारत क्या है, सदस्य। भारत यहाँ पे लिख दो बराबर सदस्य। ऐसे शॉर्ट नोट बनाते जाओ, ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा लिखना नहीं है। अब देखो ये करता क्या है ना कि अनाज क्षेत्र में विस्तार और खुलेपन, अनाज क्षेत्र में ये काउंसिल का काम क्या है, अनाज क्षेत्र में ये विस्तार और खुलेपन को बढ़ावा देता है। विस्तार, खुलेपन और निष्पक्षता, ठीक है, इसको क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। आप लोग इस वाले क्वेश्चन से क्या सीखे, कितना कुछ नोट डाउन कर लो। निष्पक्षता को बढ़ाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, खुलापन को बढ़ावा देता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, आवश्यक है कि किसी देश को ग्रैंड काउंसिल होगा ना तो उसका सदस्य होना आवश्यक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इंग्लैंड में, भारत क्या है, सदस्य।
और इसकी स्थापना अगर लिखोगे, हालांकि स्थापना पूछता है नहीं, आपको हालांकि पता होनी चाहिए। चलो स्थापना अगर लिखोगे तो लिख लो। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1949 को। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना कुछ सीखने के लिए मिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अब देखो, क्वेश्चन पॉज करो और पहले आप खुद से सोल्व करो, उसके बाद हम बताएंगे। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये क्वेश्चन उस टाइम पे करंट अफेयर में था। उस टाइम का ये क्या था, करंट अफेयर, जब ये पूछा गया था। हालांकि अभी करंट अफेयर नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उम्मीद है आप लोग ने पढ़ लिया होगा। तो ये बोल रहा है यूनेस्को की अमूर्त श्रेणी। अमूर्त किसको कहते हैं पता है? अमूर्त बोलते हैं जिसको कि आप छू नहीं सकते हो, जिसको टच नहीं कर सकते हो। और मूर्त किसको बोलते हैं? जिसको आप छू सकते हो। एक तो होता है जिसको आप छू सकते हो, वो क्या हो गया? मूर्त। ठीक है, और जिसको नहीं छू सकते वो क्या हो गया? अमूर्त। तो ये ध्यान रखना मूर्त अमूर्त क्या होता है। अब देखो, चलो यहाँ पे इसको हटाते हैं। ये बोल रहा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन सा नवीनतम है। अब यहाँ पे देखोगे ना, पहला है कुंभ मेला, और कुंभ मेला के नज़दीक में यहीं पे लिखो। ठीक है, कुंभ मेला को ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था? 2017 में। लिखते चलो, मेरे साथ ही लिखो। ठीक है, इसको यूनेस्को की अमूर्त श्रेणी में शामिल किया गया था। उसके बाद ये जो गरबा है ना, गरबा को 2023 में ही शामिल किया गया था, और 2024 में ये क्वेश्चन ही पूछ लिया। तो गरबा को कब शामिल किया गया था? 2023 में। ये करंट अफेयर का, प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ते जाओ। मे भी कभी पूछ दे कुंभ मेला, अभी थोड़ी दिन पहले भव्य हुआ है, तो पूछ सके कि कुंभ मेला को कब इसमें शामिल किया गया है, तो फिर आपको लगेगा कुंभ मेला कहाँ से आ गया। तो कुंभ मेला यहाँ स्टेटमेंट में, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दुर्गा पूजा जो है ना, ये बंगाल में बहुत भव्य लगता है। कलकत्ता में ये आयोजन होता है, और दुर्गा पूजा को कब शामिल किया गया था? 2021 में। ठीक है, ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, बार बार उसको लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब देखो, ये छऊ नृत्य जो है ना, छऊ नृत्य है क्या? अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य। ये मार्शल, आदिवासी और मूल ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये होता है। ठीक है, और इसको शामिल कब किया गया था? इसको 2010 में शामिल किया गया था, 2010 में। तो इस वाले क्वेश्चन से इतना कुछ सीखने के लिए मिला। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। आप लोग पढ़ते रहो, सीखते रहो, और जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल अपना ये है, मधुजीत IAS। यहाँ पे जुड़ जाओ, बहुत सारे PDF लेक्चर, और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तो जो भी लेक्चर वीडियो पड़ेगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और PYQ करते हो, PYQ अगर लगा लोगे ना, 40,000 PYQ अगर कर लोगे तो आप राजा बन जाओगे, किंग। आप खुद किंग बन जाओगे, और आपको प्रीलिम्स की टेंशन ना बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर कोई बच्चा स्टैटिक सब्जेक्ट, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम सर पढ़ के ना 70 नंबर ला रहा है, और आप ये सब सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, और आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के आप लोग PYQ का डिस्कशन डेली देख रहे हो, तो आप 130 प्लस नंबर आपका कहीं नहीं गया प्रीलिम्स में। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, 100 क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग 60 पे ही हैं, 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।